हेलो बच्चों, ये ध्वनि का दूसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि की प्राकृतिक और मापन के गुणवत्ता। तो ध्वनि को हम लोग किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल पे नापते हैं। अगर ज़्यादा ध्वनि हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी सुनने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शोर से हमारा जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है और इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर तनाव भी पैदा हो सकता है। एक और हमारा ध्वनि के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं तारत्व, जिसको बोलते हैं पीच। महिलाओं की आवाज की जो तारत्व होती है वो पुरुष के से ज्यादा होती है। मतलब जो हमारी पीच होती है महिलाओं की आवाज की वो ज्यादा होती है पुरुषों की आवाज की वजह से, क्योंकि महिलाओं की आवाज कैसी होती है? हमारी पतली, और पुरुषों की कैसी होती है? हमारी भारी सी। ज्यादा तारत्व का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब होगा कि जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मतलब तरंग दैर्घ्य जो है उसमें आवर्ती बहुत ज्यादा है और तरंग दैर्घ्य क्या है हमारे? कम। मतलब जो हमारे अगर मान लो ये ऐसे हैं तो इसका मतलब ये तरंग दैर्घ्य ज्यादा है इसका, तो इसका तारत्व क्या है? कम है। पर इसमें तरंग दैर्घ्य क्या है? बहुत कम है, और आवर्ती क्या है? ज्यादा। इसमें तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा है और आवर्ती क्या है? कम। तो ये इसका तारत्व जो है वो क्या होगा? कम होगा, और इसका तारत्व कैसा होगा? ज्यादा। हम किसी भी ध्वनि का जो मूल्यांकन करते हैं संगीतज्ञ में, कि वो तीन चीजों में करते हैं। एक तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसका तारत्व, उसकी पिच कैसी है, और उसकी प्रबलता, वो कितना ज्यादा तेज या कितना ज्यादा आवाज उसकी है। अब आते हैं आगे। अलग अलग तरह की तरंगों का संचार यंत्रों में उपयोग किस तरह से हम कर सकते हैं? तरंगों का उपयोग, जिससे कि मतलब हमारे लिए तरंगे जो हैं वो किस तरह से मददगार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोनार। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लो कि ये पानी है, इस तरह से ये पानी है, यहाँ पे कोई चीज है और यहाँ पे ये शिफ्ट जा रही है, तो यहाँ से हम सोनार को भेजेंगे और ये इससे टकरा के ये वापस आ जाती है, ठीक है। जो वो वापस आई थी हमारी तरंग, इस तरह से नीचे से ऊपर आई थी, वो जो तरंग है उसका हम ये पता कर सकते हैं कि पानी जो है वो कितना गहरा है। और इसका यूज हम किस में करते हैं? पानी की गहराई नापने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जिनका इसका उपयोग किया जा सकता है। तो सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह है प्रक्षेपित तरंगे की वस्तु से टकरा कर लौटने वाली प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ चुके हैं, पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बजाय हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सोनार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत लाभकारी है। क्योंकि समुद्र के पानी में विद्युत चुंबकीय चालक होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे अपनी ऊर्जा को जल्दी खो देते हैं। इससे विपरीत सोनार तरंगे ज्यादा दूरी तय करती है। मतलब क्या होता है? जैसे ही वो विद्युत तरंगे हमारी पानी से टकराती है तो वो अपनी ऊर्जा को कम कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जिससे क्या होता है? वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती या हम तक वापस नहीं आ पाती। उसके कंपैरिजन जो हमारी सोनार है, वो सोनार जो है वो ज्यादा दूरी तय करती है, और जिसकी वजह से वो वापस आ जाती है और हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो समुद्र है वो कितना गहरा है। तो जो सोनार है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अक्रिय और दूसरी होती है हमारी सक्रिय। जो अक्रिय होती है उनसे हम उन ध्वनि तरंगों को पकड़ पाते हैं जो हमारे आसपास उपस्थित होती हैं, ठीक है। जो हमारे आसपास उपस्थित होती है हम उनको ढूंढ पाते हैं। तो जब हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाज और पनडुब्बियों का पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, और इससे जो है हमारा सोनार जो है उसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। अब दूसरा जो है हमारा सक्रिय सोनार है। सक्रिय सोनार हमारा इसमें दो महत्वपूर्ण अवयव हैं। पहला है एक ट्रांसमीटर होता है इसके अंदर, जो कि हमारे सिग्नल को जनरेट करता है,
ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक सिग्नल जनरेटर होता है, एक शक्ति प्रवर्धक होता है और एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। और दूसरा एक हमारा डिटेक्टर होता है जो केवल एक सिग्नल सूचनांक होता है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाँ जी इतना सिग्नल हमें वापस मिल रहा है। तो आपको पता ही है कि हमारे वेग क्या होता है, वेग होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम लिख रही हूँ। ठीक है, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे दूरी जो है, क्योंकि देखो अगर यहाँ से आवाज़ निकलती है हमारी, यहाँ से आवाज़ निकल रही है और यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, तो दूरी तो दुगनी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूरी कितना ले लूँगी, 2d। ठीक है, वेग हमारा क्या होता है, v, और समय के लिए मैंने लिख लिया है टाइम। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी। दूरी कितना था, 2d बटे में टाइम। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगी हमारी, ये 2 जो है यहाँ चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 गुना में v मल्टीप्लाई t। तो ये क्या बन गया हमारा, सोनार की जो हमारी लक्ष्य की दूरी है उसको तय की गई वाली उसका फॉर्मूला है। दूसरा आता है हमारा रेडार। रेडार जो है ये रेडियो डिटेक्शन एवं रेंजिंग है, इसका संक्षिप्त रूप है। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। सबसे पहले वायुमंडल पिंडों और परिघटनाओं जैसे कि बादल, चक्रवात, बरसात की बूंदें, इनको पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए हम रेडार को यूज़ करते हैं। विमान परिवहन नियंत्रण के भी यूज़ करना पड़ता है, जलयान नौचालन के लिए भी यूज़ करना पड़ता है, सेना के लिए भी उपयोगी है ये। ठीक है, रेडार जो है सोनार के समतुल्य रेडियो तरंग युक्त होती हैं। रेडार में रेडियो तरंग वही कार्य करती है जो सोनार में ध्वनि तरंग करती है। अब देखो सोनार में जो था उसमें था ध्वनि, उसमें तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और रेडार में जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, रेडियो तरंग है इसके अंदर। कौन सी है, रेडियो वेव्स, जिसको हम बोलते हैं रेडियो तरंग। अब इसमें भी क्या होता है हमारा, रेडार प्रणाली की बुनियादी घटक क्या है, एक स्पंद होता है, सूत्र होता है, और एक एरियल युक्त ट्रांसमीटर होता है जो कि रेडियो तरंगों को हमारा क्या करता है, प्रसारित करता है। एक लक्ष्य होता है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है किसी भी उसमें, और एक ग्राही होता है जिसे एक एंटीना लगा होता है और कैथोड किरण नली लगी होती है, जैसे कि एक टेलीविजन में होती है उस तरह से एक डिस्प्ले सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसकी प्रणाली की बुनियादी घटक है। उसके बाद है एक डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव क्या होता है, मान लो कोई यहाँ पे चीज़ है और मैंने रेडार यहाँ जा रहा है, तो डोपलर प्रभाव क्या होता है, अगर ये चीज़ मान लो इधर है तो जो टकरा के जाएगी तरंग, उसकी आवृत्ति क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर पिंड बहुत दूर जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी आवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, अगर पिंड दूर जा रहा है तो परिवर्तित तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर पिंड पास आ रहा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, डोपलर प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रकार के संचार प्रणाली और युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, हम किस किस में हम लोग इनकी युक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रोफोन, टेलीफोन, संचार के लिए उपग्रह, कंप्यूटर और इंटरनेट, और एक हैम भी होता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन हमारा कैसे होता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं तो जो हमारी विद्युत सिग्नलें हैं वो किस में बदल जाती हैं, वोल्टा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, वोल्टा में। मतलब ध्वनि जो है, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, ये फ़ोन है मेरे पास, हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो किस में है, विद्युत सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं वोल्टा में बदल जाती है। और स्पीकर क्या होता है, जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या करता है, विद्युत सिग्नलों को किस में बदल देता है, हमारा ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। तो इसका मतलब जो है माइक्रोफोन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, हमारे स्पीकर से। ठीक है, किससे, स्पीकर से। अब आते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत, यांत्रिक अथवा ध्वनि तरंगों को एक माध्यम से ग्रहण करके उन्हें समान अथवा भिन्न माध्यम
के संबंध में रूपांतरित कर देता है। मतलब क्या करता है कि मान लो जैसे माइक्रोफोन था, तो माइक्रोफोन में ध्वनि किस में चला गया, विद्युत सिग्नल में। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर क्या काम कर रहा है, ध्वनि को विद्युत में चेंज कर रहा है। और फिर जब स्पीकर का आया तो स्पीकर में क्या करा उसने, ट्रांसड्यूसर ने जो हमारा विद्युत सिग्नल है वो किस में चेंज कर दिया है, हमारे ध्वनि में। तो ट्रांसड्यूसर का ये काम है, चाहे कोई भी ध्वनि हो, यांत्रिक हो या ध्वनि हो, मतलब यांत्रिक तो ध्वनि के ध्वनि जो है यांत्रिक के अंदर ही आती है, पर यहाँ पे हमने विद्युत भी बोला हुआ है। चाहे विद्युत हो, चाहे यांत्रिक हो, चाहे ध्वनि तरंगे हो, उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या भिन्न माध्यम में उसको क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। अब आता है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने दिया था। तो टेलीफोन का बुनियादी कार्य क्या था, आवाज को दो तरफा संरचना करना। मतलब क्या है, अगर आप टेलीफोन देखते हो तो यहाँ से तो आपको आवाज सुनाई देती है और नीचे से क्या होता है, आपको आवाज आपकी किसी दूसरे बंदे के पास जाती है। पर आपको ये भी पता है कि आजकल के हमारे जीवन में कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में टेलीफोन या फ़ोन जो है हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई है ना? और हमारी पढ़ाई का भी ज़रिया हो गया। इससे अब क्या हो रहा है, इसके कारण जो हमारी जीवन जो है इसकी वजह से क्या बन गया है, आसान हो गई है। हमारा जीवन जो है आसान हो गया है, किसके, मोबाइल के इस्तेमाल से। पर इसके ज़्यादा यूज़ करने से हमें क्या हो सकता है, मस्तिष्क कैंसर भी हो सकता है, हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। पर आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब आते हैं आगे, संचार में उपग्रह और कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग। उपग्रह क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ हमारा चंद्रमा भ्रमण करता है, वो क्या है, हमारा उपग्रह। ठीक है, इसी तरह से ये तो हमारा है नेचुरल, जो कि हमारे बने बनाए हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्या है, हमारा नेचुरल। पर हमें क्या है कि आसपास की इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, जैसे कि कैसा हमारा वातावरण है, तापमान कैसा है, बादल है नहीं है, बाढ़ आएगी नहीं आएगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए था, एक उपग्रह चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, फिर एक आर्टिफिशियल उपग्रह बना दिया। उपग्रह को कैसे डाला जाता है, लॉन्च किया जाता है, प्रमोचित किया जाता है। उपग्रह को रॉकेट के उपयोग से क्या करते हैं, प्रमोचित किया जाता है। उसे उपयुक्त कक्ष के ऊपर उठाकर सही दिशा में उचित संवेग और ऊर्जा दी जाती है ताकि यह गतिमान रहे। मतलब मान लो कि हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मैंने बिल्कुल पास में ही उपग्रह कर दिया, तो क्या होगा, अगर ये सही दिशा में या सही उसमें क्या कहते हैं कक्ष में नहीं होगा, तो ये उपग्रह वापस नीचे गिर जाएगा या ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोला हुआ है कि उसको सही ऊर्जा, संवेग और क्या कहते हैं इस तरह की कक्ष में अगर हमने क्या कहते हैं ये जो हमारा उपग्रह है इसको डालेंगे, तभी ये अपनी सही गति में पृथ्वी के चारों तरफ क्या करेगा, गति करेगा। और तो और जो हमारा ये उपग्रह होता है, ये क्या होता है, पृथ्वी की गति की दिशा में ही उसी की गति के साथ घूर्णन करता है। और तो और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है, बिल्कुल पृथ्वी की गति की जैसे ही रहती है। मतलब अगर ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा उपग्रह है, तो ये भी अगर पृथ्वी इस तरह से घूम रही है तो उपग्रह भी इसी तरह से घूमेगा, जितनी जहाँ से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और ये हम इसको उपग्रह को देख रहे हैं, तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी, ये उपग्रह भी वैसे ही घूमता रहेगा। और तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो उपग्रह है ये एक ही जगह है, ये अपनी दिशा को चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, पृथ्वी की गति के अनुसार ही अपनी गति कर रहा है, जिससे कि ये हमें एक जगह ही नजर आ रहा है। उपग्रह भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो लियो, ठीक है, एक होता है मीजो और एक होता है जियो। जो लियो होता है वो निम्न भू कक्ष में पाया जाता है वन, और जो मध्य भू कक्ष है वो मियो है, और कालिक भू कक्ष कौन सा है, जियो। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा जियो है, और इसकी हाइट को आपको याद भी रखना है। अब आता है कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। इसका उपयोग हम टेलीविज़न में भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में भी हमारा यूज़ होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन में भी, बैंकों में भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं।
कंप्यूटर और इंटरनेट से हम ईमेल, सीधा चैट, पढ़ाई आदि कर सकते हैं। और इसके संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है, क्योंकि आजकल हमारा क्या चल रहा है, कोविड-19, तो हर बच्चा घर बैठ के किससे पढ़ाई कर रहा है, फ़ोनों से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी पढ़ाई और उसमें क्या हो रही है, क्षति पैदा हो रही है। आपने ये पहले पहले कभी नहीं सुना होगा, हैम क्या होता है, जब हमारे आपातकालीन हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ना तो हमारे पास फ़ोन का संचार हो पाता है, ना ही इंटरनेट, ना ही कंप्यूटर। तो इस आपातकालीन में मोबाइल फ़ोन क्या करता है, उनका काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग हैम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे में हम हैम ही संचार के लिए उपलब्ध रहता है। और यह 3 व्यक्तियों के नामों के प्रथम अक्षर से बना हुआ है, जैसे कि H फॉर हाईमैन, A फॉर बॉब एल्बी, M फॉर पोंगी मोरे। तो हैम जो है ये किसका उपयोग करता है, रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, अब हमारा चैप्टर 18 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपका आधे आधे से ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो होप करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और याद करो, जिससे कि आप पास हो जाओ।